हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ओके, फिर वन बाय वन उसके बाद हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी डिस्कस करेंगे और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनका मतलब क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, आप 0.1 मोलार ले लीजिए, आप 0.2 मोलार ले लीजिए, आप 0.3 ले लीजिए, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, इन सारे कॉन्सेंट्रेशन पे किसको ओबे करेगा, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। कहाँ पे, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये सारे कॉन्सेंट्रेशन पे आइडियल सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल है तो वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो 0.1 मोलाल पे ही ओबे करेगा, 0.2 मोलाल पे ओबे नहीं करेगा, 0.3 पे नहीं करेगा। ओके, क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे ही राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। तो उसको आप आइडियल बोलोगे क्या, नहीं, आप उसको नॉन आइडियल बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बराबर है, वो खाली 0.1 पे ही ओबे कर रहा है। बट आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो सारे कॉन्सेंट्रेशन पे, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आप ले लो, उस पर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। अगर नहीं कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही ओबे कर रहा है, तो आप उसको आइडियल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने। सो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। रिमेंबर, नो हीट इज इवॉल्व्ड मतलब ना हीट बाहर निकल रहा है, ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। कब, व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, Thus the enthalpy of mixing is 0 which is nothing but delta H equals to 0। मतलब क्या कि सपोज आपने क्या किया, आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और ये दोनों सॉल्यूशन, सपोज इसका नाम है ए, ये ए सॉल्यूशन है मेरा, ये बी सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, ए और बी दोनों को मिक्स किया। तो जब आप ए और बी दोनों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सिंग के बाद या मिक्सिंग के टाइम पे क्या होना चाहिए, हीट जो है हमारा, वो हीट ना तो इवॉल्व होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर हुआ तो हमारा वो सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है हमारा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर मिक्सिंग के टाइम पे क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ या तो हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके, सो वही लिखा है यहाँ पे, no heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution are mixed। ठीक है, सो इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन अगर है, उसको अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आपका जो एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच विल बी 0। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अभी थर्ड पॉइंट क्या दिया है। सो थर्ड पॉइंट बोला है उन्होंने, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। ओके, सो इसका मतलब क्या, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, आइए। सो यहाँ पे सपोज आपने क्या किया, आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, आप दो सॉल्यूशन कौन कौन से, ए और बी को मिक्स कर रहे हो। बी 10 ml है और आपका ए भी 10 ml है। ठीक है, आपने दोनों को मिक्स किया। तो आपने जब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो मेरा नया सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ होगा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 20 ml। यानी आपने a प्लस बी 10 ml प्लस 10 ml मिक्स किया तो आपको कितना मिला, 20 ml मिला।
ठीक है। अब ये 20 ml मिला, अगर आपको 15 ml मिलता तो आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या होता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता। बट आपको कितना मिला, 20 ml, मतलब कुछ भी वॉल्यूम आपका लॉस हुआ क्या, नहीं, तो मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि अगर आप 10 ml प्लस 10 ml मिक्स कर रहे हो तो आपको टोटल वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम आपको 20 ml मिलना चाहिए, ठीक है। 15 मिलेगा तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर 20 मिलेगा तो ही आप क्या बोल सकते हो कि आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वही बोला उन्होंने, Thus volume of an ideal solution is equal to the sum of volume of two component taken for mixing। मतलब 10 लिया था A का और 10 लिया था हम लोगों ने B का, और हमको मिलता है 20 A प्लस B का, बराबर है। ओके, सो इसलिए डेल्टा V यानी वॉल्यूम चेंज, कुछ भी वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस मिला क्या हम लोगों को, नहीं मिल रहा है ना, हम लोगों को 10 - 10 0 मिल रहा है ना, तो इसीलिए हमारा डेल्टा V क्या होगा, वॉल्यूम चेंज 0 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट 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 एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर कंपेरेबल। मतलब इन तीनों इंटरेक्शंस का, कौन कौन से, सॉल्वेंट सॉल्यूट 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 और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये तीन इंटरेक्शन जो होते हैं सॉल्यूशन में, तो इन तीनों इंटरेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, कंपेरेबल होता है। किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, सो ये हम लोग इन डिटेल आगे डिस्कस करने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के केस में। नाउ नेक्स्ट, अभी फिफ्थ क्या बोला इन्होंने, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, चलो उसको PI बोल देते हैं। PI क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या बोला है, ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन यानी जो PI होगा वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मतलब P0 के रेंज में ही लाई करेगा, ठीक है। लेकिन वही इसका उल्टा यहाँ पे होता है नॉन आइडियल के केस में। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब P वेपर प्रेशर, राइट, सो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब इन सॉल्यूशंस का, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, हायर भी हो सकता है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के, और या तो लोअर भी हो सकता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के, ठीक है। तो यही उन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। चलिए आगे अभी हम लोग डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग राउल्ट्स लॉ वाला मेरा वीडियो देख ले, सो दैट आपको डेविएशन जो है राउल्ट्स लॉ का वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी आई सिंबल पे क्लिक करके भी देख सकते हैं वो वीडियो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो बेसिकली डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में दो डेविएशन है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है हमारा नेगेटिव डेविएशन। तो अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरा राउल्ट्स लॉ वाला, तो उसमें मैंने ये इक्वेशन एंड में क्या किया था, डिराइव किया था, राइट। सो यहाँ पे P क्या है मेरा, यहाँ पे P था मेरा टोटल प्रेशर। ओके, सो ये मेरा टोटल प्रेशर है, और यहाँ पे ये जो P2 है वो क्या था मेरा, सो P2 वॉज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट A2, राइट। और P10 क्या था मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट A1। X2 क्या था मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट A2, ओके। और ये जो मेरा P10 ये क्या था मेरा, सो सेम अगेन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट A1, ओके। सो हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया था बेस्ड ऑन दैट। अभी यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और सो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको उस इक्वेशन को यूज़ करके। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आप जहाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन मतलब हम लोगों को पॉजिटिव मिलने वाला है डेविएशन, ठीक है। मतलब कुछ तो ड्रॉबैक मिलेगा, डेविएशन मिलेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज बिटवीन सॉल्यूट सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा है, तो जो बेसिकली ए मॉलिक्यूल है वो आपका इमेजिन कीजिए कि वो आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, और जो आपका बी है वो क्या है, मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। ओके, सो ए मेरा सॉल्यूट है, बी मेरा सॉल्वेंट है। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने ए मेरा जो सॉल्यूट है उसको जब मैंने वाटर में डाला तो क्या होगा, सॉल्यूट अंदर जाने के बाद क्या हुआ, डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व होने के बाद क्या हुआ, वो अंदर क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। किसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ। रिमेंबर सॉल्वेंट अंदर बैठा है पानी में बराबर, विच इज़ नथिंग बट बी, तो वो सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो वो सॉल्वेंट के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल है। ओके, पहला जो इंटरेक्शन होगा, पहला इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, पहला इंटरेक्शन मेरा सॉल्यूट के बीच में हो सकता है, यानी ए। दूसरा जो इंटरेक्शन है वो मेरा किसके बीच में हो सकता है, सॉल्वेंट के बीच में, यानी बी, राइट। और तीसरा मेरा किसके बीच में हो सकता है, सॉल्वेंट और मेरे सॉल्यूट के बीच में। ओके, यानी ए और बी। ओके, सो ये कौन सा इंटरेक्शन है, तो दिस इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सॉल्यूट का भी इंटरेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज सॉल्यूट का इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, सो ऐसे क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे किसका इंटरेक्शन है, सॉल्यूट और मेरे सॉल्वेंट का। ओके, ये मेरा क्या है, सॉल्यूट है, और बी मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है मेरे ए और बी का, राइट, ये जो इंटरेक्शन है, अगर ये मेरा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ओके, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन अगर मेरा क्या है, सो पहले अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये जो इंटरेक्शन है, सपोज ये इंटरेक्शन क्या है, मेरा वीक इंटरेक्शन है। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इंटरेक्शन क्या है, मेरा वीक इंटरेक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दिस वीक इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, मतलब ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ए, इसका और इसका बी का जो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये वीक है। मतलब इनके बीच का इंटरेक्शन अगर वीक है तो मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से जो मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वो क्या हो सकता है, मेरा इजीली इवेपोरेट हो सकता है, राइट, इजीली वेपर स्टेट में जा सकता है। तो अगर वो इजीली वेपराइज हो सकता है, इजीली वेपर्स फॉर्म कर सकता है, बाहर जा सकता है, वेपर स्टेट में जा सकता है, तो मतलब क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर हाई होगा या लो होगा। सो सिंपल सी बात है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ओके, सो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन क्या है, मेरा वीक इंटरेक्शन है। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे समझ गया आपको, इंटरेक्शन वीक है। इंटरेक्शन वीक होने की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है। सो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है इनके बीच में, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इजीली इवेपोरेट हो जा रहा है। इवेपोरेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मेरा हाई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा अभी, सो ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियर कट इमेज मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर दैन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ओके, प्योर कंपोनेंट के कंपेयर में ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या मिलेगा आपको, ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर आपको हायर मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक इंट्रैक्शन है ना। ओके, सो यहाँ पे ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है P1 वर्सेस X1, P2 वर्सेस X2, और यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर आप बोल सकते हो, P बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन क्या है, तो ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है कि अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल होता तो आपको ऐसा लाइन मिलता। ओके, ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता, बट हमारा सॉल्यूशन क्या है, वो ऑलमोस्ट आइडियल हो रहा है, राइट। वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो आइडियल नहीं है। ओके, सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को क्या मिला है, ऐसे कॉनकेव ग्राफ मिला है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉनकेव मिल रहा है। ओके, अगर हम लोगों ने क्या प्लॉट किया, P वर्सेस X2 प्लॉट किया, या फिर मोल फ्रैक्शन X प्लॉट किया, और वही अगर हम लोग P1 वर्सेस X1 प्लॉट करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको ये ग्राफ मिलेगा। ओके, सो अभी P1 वर्सेस X1 में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने y एक्सिस पे क्या लिया है, तो हम लोगों ने y एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर।
ओके। और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है मोल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे x1 का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, मतलब ये इस साइड से, राइट। और x1 का 1 कहाँ पे आ रहा है, इस साइड। ओके, टुवर्ड्स राइट साइड। वही अगर हम लोग x2 प्लॉट करेंगे P2 वर्सेस x2, तो x2 का ओरिजिन कहाँ होगा, तो x2 का ओरिजिन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, और x2 का 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, मतलब ये क्या है, x2 का मैक्सिमम है। तो P2 वर्सेस x2 अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को ये वाला कर्व मिलेगा। ओके, और आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी कर्व होगा वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर मिलेगा आपको, कब, पॉजिटिव डेविएशन में। ओके, पॉजिटिव मतलब हाई। ओके, इंक्रीज होता है ना, तो इसीलिए हम याद रखना है कि डॉटेड लाइन जो रहेगा उसके ऊपर मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे ऐसे सॉल्यूशन का जो राउल्ट्स लॉ में क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन का एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल इज इथेनॉल एंड एसीटोन का सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आप दूसरा सॉल्यूशन भी चाहोगे एग्जांपल के लिए, तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, इसका एग्जांपल ले लो। ये दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो ये दोनों सॉल्यूशन भी क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कब मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, द सॉल्यूशन इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर, राइट। इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलता है नेगेटिव डेविएशन। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ढूंढिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कहाँ पे है, सो ये रहा हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल A, मिल गया आपको, तो इसको ले लेते हैं। सॉल्यूट मॉलिक्यूल A है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा B है। अभी सपोज ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, सपोज ये मेरा इंट्रैक्शन हो रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, अभी ये इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, ये इंट्रैक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन हो रहा है। सो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है तो ये जो मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस्केप कर पाएगा क्या, वो वेपर स्टेट में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। सो अगर नहीं जा पाएगा तो मतलब मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो सिंपल सी बात है, मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरा जो सॉल्वेंट है विच इज़ नथिंग बट मेरा B वाला मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का, वो क्या हो रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है सॉल्यूशन में से। तो इसीलिए मुझे क्या मिलेगा, इसीलिए मुझे नेगेटिव डेविएशन मिलेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल है ऐसे सॉल्यूशन का, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देते हैं। अगर हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है वेपर प्रेशर को। ओके, सो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 वर्सेस x1 प्लॉट कर रहे हैं, दूसरा P2 वर्सेस x2 प्लॉट कर रहे हैं, और हम लोग P वर्सेस x प्लॉट कर रहे हैं। सो आपको वेपर प्रेशर मिल गया आपका। ओके, वेपर प्रेशर मतलब आप P इमेजिन कर सकते हो, और यहाँ पे x यानी मोल फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे x1 का ओरिजिन कहाँ पे, तो x1 का ओरिजिन यहाँ पे रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 0 लिखा है, और x1 का मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 1 लिखा है। और x2 का ओरिजिन कहाँ पे रहेगा, तो x2 का ओरिजिन यहाँ पे रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे x2 इक्वल्स टू 0 लिखा है और x2 इक्वल्स टू 1 लिखा है, मतलब ये क्या है, मेरा x2 का मैक्सिमम है। ओके, सो वेपर प्रेशर वर्सेस अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को ग्राफ ऐसा मिलेगा, राइट। यानी अब क्या हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है जो कि आइडियली बता रहा है कि हम लोग को ये डॉटेड लाइन मिलना चाहिए था, बट ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉन्वेक्स मिल रहा है, यानी जो हमारा ये कर्व है वो हम लोग को क्या मिल रहा है, डॉटेड लाइन के नीचे मिल रहा है। याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, हम लोगों को डॉटेड लाइन के नीचे मिलेगा, राइट। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, आपका डॉटेड लाइन P2 वर्सेस x2 का ये वाला है, राइट। सो इसके लिए हम लोग ग्राफ कहाँ मिलेगा, उसके नीचे। P1 वर्सेस x1 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, ये नीचे साइड, राइट। ओके, समझा आप लोगों को। सो P2 वर्सेस x2 के लिए ये वाली लाइन है। ओके, सो समझा आप लोगों को। सो यही हमारा क्या है, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये कौन सा डेविएशन था, ये नेगेटिव डेविएशन था। यानी इसमें क्या था, इसमें जो इंट्रैक्शन था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो क्या था, दैट इंट्रैक्शन वॉज स्ट्रॉन्गर, बिकॉज ऑफ दैट वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब क्या? सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब सपोज आपने एक AB मॉलिक्यूल लिया है, ऐसे आपने 10 मॉलिक्यूल लिए और आपने उसको क्या किया है, आपने उसको पानी में डाल दिया। तो जब आप पानी में डाल दोगे 10 AB के मॉलिक्यूल, तो आपको क्या रियलाइज़ होगा कि ये जो AB मॉलिक्यूल्स है ये पानी में जाने के बाद वैसे के वैसे ही सेम स्टेट में क्या होते हैं, वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो पानी में डिसोसिएट नहीं होते, वाटर में वो डिसोसिएट नहीं होते, वैसे के वैसे वो पानी में क्या होंगे, जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को। क्यों? क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द फिजिकल, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं थ्रू आवर नेकेड आइज, राइट, हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड। So the physical properties of solutions that depends on the number of solute particles in solutions and not on their nature are called as colligative properties। मतलब colligative property ये physical property है solution की, जो depend करती है number of solute particle के ऊपर, यानी कितने हैं, 6 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या 10 नंबर ऑफ पार्टिकल है, बट वो 6 या 10 पार्टिकल मेरे पोलार है या वो नॉन पोलार है, ये क्या करता है, ये मैटर नहीं करता कि वो पोलार है या नॉन पोलार है। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट ऑन दियर नेचर, मतलब पोलार या नॉन पोलार है वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मेरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, उनका नेचर क्या है, ये हम लोगों को मैटर नहीं करता है जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तब। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल डीलिंग विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डील करेंगे, किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की। ओके, आगे याद रखना हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाइल डीलिंग विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस द रिलेटिवली डाइल्यूट सॉल्यूशंस विद कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार लेस आर कंसिडर्ड। मतलब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन तक, या तो हम लोग 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन के बिलो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस जो होंगे उनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार होगा या तो 0.2 मोलार के नीचे होगा, ऐसे सॉल्यूशंस का ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस the Raoult's law for solution of non-volatile solute. After that we are going to discuss the relative lowering of vapor pressure, and at the last we are going to derive the expression for molecular mass of solute by using relative lowering of vapor pressure. So as you can see here, it is written that Raoult's law for solution of non-volatile solute. Okay, so Raoult's law for solution of non-volatile solute. Non-volatile solute क्या होता है ये हम लोगों ने अर्लियर वीडियोस में देख लिया है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सो non-volatile solute मतलब वो solute होता है जो वाटर में हम लोग अगर डालेंगे तो वो वैसे का वैसा ही जाके बैठा रहेगा पानी में, वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, वो एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने पानी में डाला तो एक मॉलिक्यूल ही पानी में जाके बैठा रहेगा। ओके, सो अभी राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर pressure of solution which was nothing but P and vapor pressure of solvent, right? So vapor pressure of solvent was P10 and P20 and the solvent was pure solvent. Okay, so यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके,
तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिमेंबर दिस कंडीशन, इट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस एक्सप्रेशन, दैट इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट. मीन्स जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल पार्ट को ही राउल्ट्स लॉ क्या है हमारा एप्लीकेबल है. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमारा ये राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे लॉ क्या दिया है, राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, द लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution, right? So mole fraction is denoted by x, vapor pressure of pure solvent denoted by P0 and vapor pressure of solvent over the solution is denoted by P. सपोज हम लोगों ने इसको P1 बोला तो ये क्या हो जाएगा, मेरा P1 0 हो जाएगा और ये मेरा x1 हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पे ये लिख देते हैं. सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, the law states that the vapor pressure of pure solvent over the solution, which is nothing but P1, is equal to the vapor pressure of pure solvent, which is nothing but P10 multiplied by its mole fraction in the solution. So mole fraction in the solution मतलब x1. तो ये क्या है, हमारा राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है. ओके, ये इक्वेशन हम लोगों को राउल्ट्स लॉ के डेफिनेशन से मिल चुका है. चलिए अब इसका यूज़ क्या है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, P1 वर्सेस x1 का. ओके, इफ वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ P1 वर्सेस x1, देन वी कैन सी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों ने y एक्सिस पे क्या लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ओके, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हम लोगों ने, सो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ओके, सो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे ये रहा हमारा ओरिजिन और x इक्वल्स टू 1 मतलब ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट. ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या मिला है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. जब मैंने क्या किया, P1 वर्सेस x1 मैंने ग्राफ प्लॉट किया. तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं. सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट. ओके, सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट, वी कैन राइट फॉर सच सॉल्यूशन दैट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, राइट. ये हम लोगों को मोल फ्रैक्शन से मिलता है. ओके, सो x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2. कैसे पता चला, सो हम लोगों को पता है दैट x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2. इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. ओके, सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट बाय यूजिंग द राउल्ट्स लॉ P1 इज इक्वल टू P10 x1. तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x1 का वैल्यू. सो P10, यहाँ पे P10 क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट. सो P10 इंटू क्या हो जाएगा, वो x1 के जगह पे मुझे पुट कर देना है 1 माइनस x2. कहाँ से आया ये, तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अभी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, P10 को. तो चलो मल्टीप्लाई कर दो. सो P10 क्या मिलेगा मुझे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो P10 मिलेगा, इनटू और क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, P10 x2 मिल जाएगा, राइट. सो P10 माइनस P10 x2 मिल गया मुझे. ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं रीअरेंज करूँगा. तो रीअरेंज करने के लिए सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया और इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट P10 माइनस P1 इक्वल टू P10 x2. ओके, सो ये इक्वेशन मिल जाएगा मुझे. सो ये इक्वेशन मिलने के बाद अभी यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बता रहा है, सो अभी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. सो इक्वेशन 2 शोज दैट डेल्टा P, अभी डेल्टा P कहाँ से आ गया, तो अगर आपको याद होगा डेल्टा P इज़ नथिंग बट व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Okay, so lowering of vapor pressure is equal to what, P10 minus P, so which is equivalent to P10 x2. Okay, so इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं, बराबर है. ये हम लोग को पता चल गया. वही हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दैट P10 माइनस P अपॉन P10 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू x2.
इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन याद रखना, अभी आगे यूज़ करने वाले हम लोग। सो इक्वेशन 2 शोज दैट डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन x2, राइट। डेल्टा पी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x2 के ऊपर। सो x2 क्या है हमारा? सो x2 इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सॉल्यूट। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या? सो मोल फ्रैक्शन मतलब इनडायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो हमारा डेल्टा पी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x2 के ऊपर। सो डेल्टा पी x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब क्या कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और वही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चाहता है, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे क्या है? डेल्टा पी मेरा क्या हो रहा है? x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और x2 मेरा क्या है? x2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सो इसीलिए मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विच इज नथिंग बट x2। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट आवर डेल्टा पी इज नथिंग बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी बेस्ड ऑन दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिराइव कर लेते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ, रिमेंबर रेशियो मतलब क्या आएगा? डिवाइड आ जाएगा, राइट। द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब डेल्टा पी ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब P10 इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू व्हाट? सो याद है आप लोगों को, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया दैट डेल्टा पी अपॉन P10 इज नथिंग बट इक्वल टू x2, राइट। ये रहा हमारा इक्वेशन, बराबर है। सो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू x2, और या तो मैं और क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट? P10 माइनस P1 अपॉन, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? P10, बराबर है। सबका मतलब एक ही है, यहाँ पे बस मैंने क्या किया है? डेल्टा पी के जगह पे मैंने ये लिख दिया है, बराबर है। ओके, सो यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अभी इस इक्वेशन को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 5 मिल चुका है हम लोगों को। सो यहाँ पे अभी इक्वेशन नंबर 5 से क्या समझ में आ रहा है? दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी ये जो मेरा टर्म है, ये दिस होल टर्म इज नथिंग बट व्हाट? दिस होल टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या बोल सकता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन विच इज नथिंग बट x2, और मोल फ्रैक्शन किसका है? वो सॉल्यूट का है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ओके, सो देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। x2 क्या बता रहा है मुझे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, सो इसीलिए क्या है मेरा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दैट्स वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने कि ये क्या है हमारा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए। सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2। ओके, कहाँ से पता करेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर लोअरिंग से, मतलब डेल्टा पी के एक्सप्रेशन से। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दैट हम लोगों को क्या पता है? डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू x2, ये हम लोगों को पता है। ये क्या था हमारा? ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। सो इक्वेशन 4। ओके, सो यहाँ पे ये जो x2 है मेरा, अभी ये x2 हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि x2 क्या है। सो x2 इज नथिंग बट व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो हम लोगों को पता है दैट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट? N2 अपॉन N1 प्लस N2, बराबर है। सो N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज़ व्हाट? N2 क्या है मेरा? सो N2 मेरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मेरा N1 क्या है? सो N1 है मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्या होगा?
अभी इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे N1 और N2 क्या है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे हम लोग उस सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, या तो 0.2 मोलार होगा या तो बिलो 0.2 मोलार होगा। ओके, सो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली 0.2 मोलार मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, सो सॉल्वेंट मेरा क्या होता है, हाई होता है। सॉल्वेंट अगर हाई है तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी N1 ये भी क्या होगा, सो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होगा, हाई होगा। ओके, और मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, लो होगा, बहुत लो हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, दैट N1 इज ग्रेटर दैन N2। सो अगर N1 इज ग्रेटर दैन N2 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन आई कैन राइट दैट N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू what, it will be equal to N1। ओके, सो हम लोगों का ये जो मोल फ्रैक्शन है वो X2 क्या हो जाएगा, सो ये जो मोल फ्रैक्शन है X2 का एक्सप्रेशन, इसको नीचे लिखते हैं अगेन। सो X2 विल बी इक्वल टू व्हाट, N2 अपॉन N1, बराबर है। X2 क्या हो जाएगा मेरा, N2 अपॉन N1। ठीक है, सो N2 अपॉन N1 मिल गया हम लोगों को। अभी इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 6। सो इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने इसको। अभी चलिए इसका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा क्या कि X2 इक्वल्स टू व्हाट, सो X2 इक्वल टू P डेल्टा P अपॉन P10। ओके, सो चलो इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से क्या लिख सकते हैं, X2 हमारा क्या है, X2 को अगर मैं एक और टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, दैट डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, ये हम लोगों को मिला फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोगों ने ये लिखा है। ओके, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। ठीक है, ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी इक्वेशन नंबर 7 हम लोगों को मिल चुका है। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो N2 विल बी इक्वल टू व्हाट, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो ये मिल गया हम लोग को। अभी क्या करेंगे, अभी इसको चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कौन से इक्वेशन में, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 7 दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला इक्वेशन। ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा हमारा इक्वेशन, सो इक्वेशन होगा X2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, अभी डेल्टा P अपॉन P10 क्या है हमारा, N2 अपॉन N1 है, विच इज़ अगेन इक्वल टू व्हाट, इट इज़ अगेन इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, जो कि क्या हो जाएगा W2 और ऊपर क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा मेरा W1, और ये क्या आ जाएगा मेरा नीचे M2 आ जाएगा। ओके, सो ये मिल गया मुझे। और अभी मुझे ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, X2 इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10, बराबर है। ओके, सो ये मेरा एक्सप्रेशन मुझको मिल गया। सो अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सो हम लोगों ने इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या डिटरमाइन किया है, सो यहाँ पे हम लोगों ने इनडायरेक्टली हम लोगों ने M2 डिटरमाइन किया है, राइट। हमको क्या पता करना था, मोलार मास और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी टर्म को रीअरेंज करके हम लोग मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग को अगर अदर टर्म्स पता है अदर देन M2 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, M2 को पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।